होगा अगर ये कहा जाए कि इस ब्रह्मांड का अपना एक बहुत ही सख्त अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। मतलब एक ऐसा विभाग जहां कोई भी परमाणु कभी गायब नहीं हो सकता। बिल्कुल। कोई भी द्रव्यमान बिना हिसाब के नहीं रह सकता, और जहां प्रकृति की जो बैलेंस शीट है ना, वो हमेशा हर बार पूरी तरह से संतुलित होती है। हाँ, एकदम परफेक्ट तरीके से। जब हम किसी प्रयोगशाला में रसायनों को आपस में मिलाते हुए देखते हैं, जैसे रंग बदलते हुए या धुआं निकलते हुए, तो वो सब किसी जादू जैसा लगता है। लगता तो है। लेकिन आज इस डीप डाइव में हम जिन मास्टर नोट्स को खंगालने वाले हैं, रासायनिक गणनाओं की मास्टर नोट्स, वो ये साबित करते हैं कि रसायन विज्ञान कोई जादू टोना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये पूरी तरह से एक सटीक, निर्दयी और खूबसूरत गणित है। और सच कहूं तो यही बात इन मास्टर नोट्स को इतना महत्वपूर्ण भी बनाती है। मतलब ये कोई साधारण थ्योरी वाले नोट्स नहीं है। हाँ, ये सीधे तौर पर प्रकृति के बही खाते यानी नेचर्स लेजर को पढ़ने का तरीका सिखाते हैं। अच्छा। जब हम किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को देखते हैं ना, तो असल में हम तत्वों की अर्थव्यवस्था, एक तरह की केमिकल इकोनॉमी को काम करते हुए देख रहे होते हैं। केमिकल इकोनॉमी, ये शब्द बड़ा दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि कोई भी पदार्थ ना तो शून्य से पैदा होता है और न ही कहीं गायब हो जाता है। वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, और इस बही खाते को समझना ही आज हमारी चर्चा का मेन फोकस होगा। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का हिसाब रखने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम किस चीज का हिसाब रख रहे हैं, है ना? एकदम सही बात है। स्रोत सामग्री में सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला और अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जिक्र किया गया है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं तो मैं सोच रही थी कि मूलानुपाती सूत्र एक रेसिपी के बुनियादी अनुपात की तरह है। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए केक बनाने का सबसे सरल अनुपात ये है कि हर 1 कप चीनी के साथ आपको 2 कप आटा मिलाना है। बस। हाँ, ये एक बेसिक अनुपात हो गया। बिल्कुल, ये हमारा मूलानुपाती सूत्र है। लेकिन जो अणु सूत्र है वो हमें असली दुनिया की तस्वीर दिखाता है। मतलब वो ये बताता है कि अगर हमें मान लीजिए एक बड़ी पार्टी के लिए केक बनाना है, तो वास्तव में कुल कितने कप चीनी और कितना आटा लगेगा। अरे वाह, ये एनालॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है। शुक्रिया। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि प्रकृति हमेशा इसी पूर्ण गुणक मतलब होल नंबर मल्टीप्लायर के नियम का पालन करती है। अच्छा, मतलब वो आधा अधूरा काम नहीं करती? बिल्कुल नहीं। अणुसूत्र हमेशा मूलानुपाती सूत्र का ही एक विस्तृत रूप होता है। जैसे नोट्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उदाहरण दिया है। इसका असली अणुसूत्र H2O2 है, यानी 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के परमाणु। हाँ, लेकिन अगर हम इसका सबसे सरल अनुपात निकालें तो वो सिर्फ HO रह जाता है, मतलब 1.1 का अनुपात। हाँ, समझ गई। इसी तरह बेंजीन का असली सूत्र C6H6 है, लेकिन इसका मूलानुपाती रूप सिर्फ CH है। रुकिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक उलझन है। बताइए। जब हम किसी प्रयोगशाला में किसी अज्ञात पदार्थ का विश्लेषण करते हैं, तो मशीन हमें ये तो नहीं बताती ना कि उसमें कितने परमाणु हैं? नहीं, मशीन तो सिर्फ प्रतिशत बताती है। हाँ, हमें तो सिर्फ प्रतिशत मिलता है। जैसे मशीन ने बता दिया कि इस पाउडर में 40% कार्बन है, 6% हाइड्रोजन है और बाकी का ऑक्सीजन है। बिल्कुल। लेकिन प्रतिशत तो वजन या मात्रा नहीं होती। एक रासायनिक प्रतिक्रिया को तो असली वजन चाहिए होता है ना। तो हम एक अमूर्त प्रतिशत से असली द्रव्यमान या ग्राम तक कैसे छलांग लगाते हैं? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और यहीं पर वैज्ञानिक सोच की जो चतुराई है वो काम आती है। हम आज एक बहुत ही तार्किक धारणा बना लेते हैं। कैसी धारणा? हम मान लेते हैं कि हमारे पास उस अज्ञात पदार्थ का ठीक 100 ग्राम मौजूद है। अरे, मतलब अगर हम कुल मात्रा 100 ग्राम मान लें, तो वो 40% कार्बन जादुई रूप से 40 ग्राम कार्बन बन जाता है। एकदम सही, कोई जादू नहीं, सिर्फ सिंपल गणित है। अब जब हमारे पास हर तत्व का ग्राम में वजन आ गया, तो हमें ये पता लगाना होता है कि उन ग्रामों में वास्तव में कितने परमाणु मौजूद हैं। हाँ, क्योंकि तत्व तो परमाणुओं के हिसाब से प्रतिक्रिया करेंगे ना। बिल्कुल। रसायन विज्ञान में तत्व ग्राम के हिसाब से नहीं, बल्कि परमाणुओं की संख्या के हिसाब से प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए हम हर तत्व के ग्राम वाले वजन को उसके अपने परमाणु भार से भाग दे देते हैं। जैसे कार्बन को 12 से और हाइड्रोजन को 1 से। हाँ, एकदम। और इससे हमें उनकी आपेक्षिक संख्या मिल जाती है, जिसे हम मोल्स कहते हैं। अच्छा, मोल्स।
लेकिन मैं नोट्स में ये भी देखा कि ये जो संख्याएं भाग देने के बाद आती हैं वो अक्सर दशमलव में होती हैं। हाँ, जैसे 2.02 या 3.5। हाँ, वही। लेकिन प्रकृति तो दशमलव में काम नहीं करती ना। मतलब आधा परमाणु तो वजूद में नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। आप किसी परमाणु को बीच से काट तो नहीं सकते। हाँ। इसलिए उस दशमलव वाली अजीब संख्या को एक सरल और पूर्ण संख्या मतलब वोल नंबर में बदलना जरूरी हो जाता है। अच्छा। नोट्स में जो 5 चरणीय प्रक्रिया यानी 5 स्टेप प्रोसेस दी गई है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है। हम उन सभी दशमलव वाली संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या को चुनते हैं और उससे बाकी सभी को भाग दे देते हैं। तो इससे हमें परमाणुओं का एक सरल अनुपात मिल जाता है जो पूर्ण संख्याओं में होता है। हाँ, जैसे 1.2.1। और यही हमारा मूलानुपाती सूत्र बन जाता है। बिल्कुल। ये तो ठीक है, लेकिन वो तो सिर्फ अनुपात हुआ ना। जैसे मेरा वो केक वाला उदाहरण था, हमें अनुपात तो मिल गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि वो अणु वास्तव में कितना बड़ा है? मतलब वो 10 लोगों का केक है या 50 लोगों का? उसके लिए हमें उस पूरे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। मोलर मास। हाँ, जो प्रयोगशाला के प्रयोगों से निकाला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे छोटे से मूलानुपाती सूत्र का वजन कितना है। अच्छा। मान लीजिए उस सरल सूत्र का वजन 50 ग्राम आ रहा है। लेकिन प्रयोगशाला की रिपोर्ट बताती है कि असली अणु का वजन 100 ग्राम है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि असली अणु हमारे उस बुनियादी ब्लॉक से 2 गुना बड़ा है। एकदम सही। तो हम पूरे सूत्र को 2 से गुणा कर देंगे। हाँ, अरे वाह, ये सच में किसी जासूसी पहेली को सुलझाने जैसा है, जहां सुराग प्रतिशत में छिपे थे और हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस पदार्थ का असली ढांचा खोज निकाला। बिल्कुल। और जब हमें उस ढांचे का, उस ब्लूप्रिंट का सही पता चल जाता है ना, तब हमारा काम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अगले चरण में पहुंचता है। यहीं से स्टोइकियोमेट्री की शुरुआत होती है। स्टोइकियोमेट्री? बाप रे, ये नाम सुनने में ही बहुत भारी और थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, लगता तो है। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो क्या ये मूल रूप से सिर्फ कणों को गिनने और ये पक्का करने का एक फैंसी तरीका नहीं है कि तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। केवल समीकरण को संतुलित करना स्टोइकियोमेट्री का पहला कदम है, अंतिम नहीं। अच्छा। हाँ, स्टोइकियोमेट्री जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। स्टोइकियोन, जिसका अर्थ है तत्व, और मेट्रॉन, जिसका अर्थ है मापन। ये सिर्फ कणों को गिनना नहीं है, ये उस पूरी केमिकल इकोनॉमी का प्रबंधन है। ये हमें बताता है कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों यानी जो पदार्थ मिल रहे हैं, हाँ, और उत्पादों यानी जो बन रहा है, उनके बीच द्रव्यमान, मोल्स और आयतन का एकदम सटीक मात्रात्मक संबंध क्या है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, बल्कि ये भी बताता है कि अगर मेरे पास ठीक 10 ग्राम कार्बन है तो मुझे कितनी ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। एकदम परफेक्ट। प्रकृति कोई भी चीज बर्बाद नहीं करती। जब मीथेन गैस जलती है ना, तो 1 मोल मीथेन हमेशा ठीक 2 मोल ऑक्सीजन के साथ ही प्रतिक्रिया करती है। ना एक परमाणु ज्यादा ना एक कम। बिल्कुल, ना एक ज्यादा ना एक कम। इस नियम के बिना रासायनिक उद्योग जैसे दवाएं बनाना, प्लास्टिक बनाना या रॉकेट का ईंधन तैयार करना, ये सब पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। सही बात है। वैसे यहाँ स्रोत सामग्री में मुझे एक बहुत ही अजीब नियम दिखाई दे रहा है। कौन सा? इसमें लिखा है कि किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन NTP यानी सामान्य तापमान और दबाव पर हमेशा 22.4 लीटर होता है। हाँ। रुकिए, क्या ये बात सच में तार्किक है? मतलब आप कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बहुत भारी गैस का 1 मोल और हाइड्रोजन जैसी सबसे हल्की गैस का 1 मोल दोनों बिल्कुल समान जगह घेरते हैं 22.4 लीटर। हाँ, पर भारी गैस को तो ज्यादा जगह घेरनी चाहिए ना। ये विज्ञान के सबसे सुंदर और थोड़े से गैर बद्दीही यानी काउंटर इंट्यूटिव सत्यों में से एक है। अच्छा। ऐसे ही एवोगाड्रो का सिद्धांत कहते हैं। पहली नजर में ये अजीब लगता है कि एक भारी ईंट और एक हल्के पंख को समान जगह घेरनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल अजीब लगता है। लेकिन गैसों के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। तो गैसों में ऐसा क्या अलग होता है? देखिए, गैसों में अणुओं के बीच की जो खाली जगह होती है ना, वो इतनी विशाल होती है कि खुद अणु का आकार बिल्कुल महत्वहीन हो जाता है। आप इसे एक बहुत बड़े खाली स्टेडियम की तरह सोच सकते हैं। स्टेडियम? हाँ, अगर आप उस स्टेडियम में 100 छोटे बच्चों को रखें
या फिर 100 भारी भरकम पहलवानों को रखें। अच्छा। वे इतनी दूर दूर खड़े हैं कि पूरे स्टेडियम के आयतन पर उनके व्यक्तिगत आकार का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे वाह। इसीलिए गैस चाहे हल्की हो या भारी, अगर कणों की संख्या समान है यानी 1 मोल है, तो वे समान तापमान और दबाव पर हमेशा 22.4 लीटर की ही जगह घेलेंगे। ये एक अद्भुत नजरिया है। स्टेडियम वाली एनालॉजी से ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया। मतलब खाली जगह ही असल में वो आयतन है जिसे हम माप रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मास्टर नोट्स में एक पीले रंग के स्टिकी नोट पर बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। नोट्स चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस 22.4 लीटर वाले नियम का इस्तेमाल कभी भी ठोस या तरल पदार्थों के लिए नहीं करना चाहिए। और ये चेतावनी इस पूरे दस्तावेज की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर छात्र या नए केमिस्ट्री भयंकर गलती कर बैठते हैं। वे देखते हैं कि प्रतिक्रिया में पानी बन रहा है और वे मान लेते हैं कि 1 मोल पानी 22.4 लीटर जगह घेरेगा। लेकिन पानी तो एक तरल है ना। तरल पदार्थों में वो स्टेडियम खाली नहीं होता, कण एक दूसरे से बिल्कुल चिपके होते हैं। अच्छा, तो फिर 1 मोल पानी असल में कितनी जगह घेरता है? देखिए, 1 मोल पानी का वजन 18 ग्राम होता है। हाँ। और चूंकि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, इसलिए 1 मोल तरल पानी सिर्फ 18 मिलीलीटर जगह घेरता है। बाप रे। हाँ। 22.4 लीटर्स मतलब 22,400 मिलीलीटर्स गैस के लिए और सिर्फ 18 मिलीलीटर तरल के लिए। बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर किसी इंजीनियर ने कारखाने में ये गलती कर दी तो पूरा का पूरा सिस्टम ही फट सकता है। एकदम सही। यही कारण है कि पदार्थ की अवस्था, यानी वो ठोस है, तरल है या गैस है, इस पर ध्यान देना प्रकृति के इस बही खाते में सबसे अनिवार्य नियम है। चलिए, अब इस बही खाते के व्यावहारिक हिस्से में चलते हैं। स्रोत सामग्री में 3 सुनहरे संबंधों की बात की गई है जो हर रासायनिक गणना का आधार है। द्रव्यमान द्रव्यमान यानी मास मास, द्रव्यमान आयतन यानी मास वॉल्यूम, और आयतन आयतन यानी वॉल्यूम वॉल्यूम संबंध। हाँ। मैं इन संबंधों की तुलना हमारी अर्थव्यवस्था के करेंसी एक्सचेंज से करना चाहूंगी। करेंसी एक्सचेंज? अरे ये दिलचस्प है, इसे कैसे समझाएंगे? देखिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होते हैं तो हम सीधे रुपए से येन या डॉलर की तुलना नहीं कर सकते, है ना? नहीं कर सकते। हमें एक विनिमय दर या एक्सचेंज रेट चाहिए होती है। रसायन विज्ञान में वो विनिमय दर मोल है। हम एक नियम यानी यूनिटरी मेथड का प्रयोग करते हैं। अगर 1 मोल अभिकारक हमें 2 मोल उत्पाद देता है तो हम इस आधारभूत जानकारी का उपयोग करके ग्राम को लीटर में या एक रसायन के वजन को दूसरे रसायन के वजन में बदल सकते हैं। ये सोचने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। मोल वास्तव में रसायन विज्ञान की यूनिवर्सल करेंसी है। बिल्कुल। आइए सबसे पहले द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध को देखते हैं। ठीक है। नोट्स में चूने के पत्थर यानी CSU3 का एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण है। मान लीजिए किसी सीमेंट कारखाने के पास 200 किलो चूने का पत्थर है। इसे गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO बनाना है। हाँ। लेकिन एक पेंच है, ये पत्थर 100% शुद्ध नहीं है। इसकी शुद्धता केवल 95% है। रुकिए, ये तो एक क्लासिक ट्रैप है। कैसे? अगर कोई सीधे 200 किलो वजन को अपनी रासायनिक समीकरण में डाल देगा तो उसकी सारी गणनाएं गलत हो जाएंगी। बिल्कुल गलत हो जाएगी। प्रकृति केवल शुद्ध रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करती है ना, उस 5% कचरे या मिट्टी के साथ तो नहीं करेगी। एकदम सही पकड़े आप। इसीलिए सबसे पहला कदम उस 200 किलो का 95% निकालना है, जो कि 190 किलो होता है। अब ये 190 किलो वो शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट है जो वास्तव में प्रतिक्रिया करेगा। तो अब यहाँ से हमारा करेंसी एक्सचेंज शुरू होता है। हमारी संतुलित समीकरण कहती है कि हर 100 ग्राम CaCO3 टूटने पर ठीक 56 ग्राम CaO देता है। ये हमारी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो गई। बिल्कुल। और चूंकि ये एक रेखीय संबंध है यानी लीनियर है, हम इसे सीधे किलो में भी लागू कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ग्राम की जगह किलो? हाँ, अगर 100 किलो शुद्ध अभिकारक 56 किलो उत्पाद देता है तो 190 किलो शुद्ध अभिकारक हमें कितना देगा? ये सामान्य एक नियम है। 56 को 100 से भाग देंगे और 190 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 106.4 किलो शुद्ध CaO। एकदम सही। बिना किसी जटिल गणित के, सिर्फ तर्क के आधार पर हमने इसे सुलझा लिया।
शुद्धता वाली बात सच में ये दिखाती है कि कागजी विज्ञान और असली कारखानों की दुनिया में कितना फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। अब आते हैं दूसरे संबंध पर, द्रव्यमान आयतन या मास वॉल्यूम। यहाँ हम एक ठोस पदार्थ को गर्म करके उससे निकलने वाली गैस के लीटर को मापते हैं। ये भी उसी करेंसी एक्सचेंज की तरह ही काम करता है, बस इस बार हम ग्राम को लीटर में बदल रहे हैं। कैसे? नोट्स में पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को गर्म करने का उदाहरण है। सवाल यह है कि अगर हम 0.8 मोल KClO3 को गर्म करें तो NTP पर कितनी ऑक्सीजन गैस निकलेगी? तो सबसे पहले हम संतुलित समीकरण लिखेंगे। हाँ, 2 मोल KClO3 टूटकर 3 मोल ऑक्सीजन गैस देते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी एक्सचेंज रेट बन गई, 2 मोल ठोस पदार्थ बराबर 3 मोल गैस। और जैसा कि हमने पहले देखा था, गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। हाँ। इसलिए 3 मोल का मतलब हुआ कुल 67.2 लीटर ऑक्सीजन गैस। अच्छा। अब सब कुछ साफ है, हमारी फिक्स्ड रेट है कि 2 मोल KClO3 हमें 67.2 लीटर गैस देता है। लेकिन हमारे पास केवल 0.1 मोल है। हाँ, तो हम बस उस अनुपात को कम कर देंगे और उत्तर आ जाएगा 3.36 लीटर। एकदम सही। हम एक ठोस पाउडर से शुरू करते हैं और हवा में फैलने वाली गैस का सटीक आयतन निकाल लेते हैं। ये प्रकृति के बही खाते की असली ताकत है। बिल्कुल, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम तीसरे संबंध पर पहुंचते हैं। आयतन यानी वॉल्यूम संबंध। हाँ, ये तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास गैसों का मिश्रण हो। हाँ, नोट्स में वो गैसीय मिश्रण वाला एक उदाहरण है जिसे देखकर सच में लगता है कि ये कोई बीजगणित का जटिल सवाल है। हाँ, वो सिलेंडर वाला। हाँ, एक सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन का 3 लीटर मिश्रण है। इसे पूरी तरह जलाने पर कुल 10 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं निकलता है। बिल्कुल। और हमें ये बताना है कि उस रहस्यमयी सिलेंडर में प्रोपेन कितना था और ब्यूटेन कितना। ये क्लासिक रिवर्स इंजीनियरिंग की समस्या है। हाँ। आमतौर पर छात्र इसे देखकर घबरा जाते हैं और लंबे लंबे समीकरण हल करने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा है। अच्छा। हम जानते हैं कि हर गैस के जलने का अपना एक विशिष्ट सिग्नेचर या हस्ताक्षर होता है। वो कैसे? जब 1 लीटर प्रोपेन जलती है ना, तो वो 3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। लेकिन जब 1 लीटर ब्यूटेन जलती है तो वो 4 लीटर पैदा करती है। दोनों का निकास यानी एग्जॉस्ट अलग अलग है। तो ये फॉरेंसिक विज्ञान जैसा हो गया। हाँ। हम सिलेंडर के अंदर झांक तो नहीं सकते, लेकिन हम धुएं को तो माप सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर उस 3 लीटर मिश्रण में सिर्फ प्रोपेन होती तो वो 3 लीटर गुणा 3 यानी सिर्फ 9 लीटर धुआं देती। एकदम सही। और अगर वो सिर्फ ब्यूटेन होती तो वो 3 लीटर गुणा 4 यानी 12 लीटर धुआं देती। हाँ, लेकिन हमारा कुल धुआं तो 10 लीटर है। ये 9 और 12 के बीच में कहीं है। इसका मतलब है कि मिश्रण में दोनों गैसें शामिल हैं। बिल्कुल। बीजगणित का उपयोग करके हम उस सटीक बिंदु को खोज लेते हैं जहां ये संतुलन 10 लीटर बैठता है। जटिल समीकरणों को जोर से पढ़ने के बजाय बस इतना समझना काफी है कि हम अलग अलग गैसों के निकास अनुपात को उनकी कुल मात्रा से मिलाकर काम कर रहे हैं। तो इस मामले में ये सटीक रूप से 2 लीटर प्रोपेन और 1 लीटर ब्यूटेन निकलता है। ये जो तर्क आपने अभी समझाया, यही स्टोइकियोमेट्री की आत्मा है। हाँ। हमें हर एक कदम का समीकरण लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये समझ जाएं कि प्रकृति का नियम हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही काम करता है। एकदम सही। ये हमें अदृश्य चीजों जैसे एक बंद सिलेंडर के अंदर मौजूद गैसों का सटीक मापन करने की शक्ति देता है। बिल्कुल देता है। ये सच में एक महाशक्ति जैसा महसूस होता है। इस पूरे मास्टर नोट्स का जो सबसे मूल्यवान हिस्सा है वो इसके अंत में दी गई मास्टर चीट शीट है। हाँ, वो बहुत काम की है। ये पूरी चर्चा का एक बहुत ही सुंदर और संक्षिप्त सार है। चलिए इसे समेटते हैं। जरूर। ये चीट शीट रसायन विज्ञान के हर छात्र के लिए एक कंपास की तरह है। इसका पहला और सबसे कड़ा नियम है, कभी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण के साथ आगे ना बढ़ें। हाँ। अगर आपका बही खाता शुरू में ही संतुलित नहीं है तो आपकी सारी आगे की गणनाएं गलत होंगे। बिल्कुल। और दूसरा नियम है मैपिंग, यानी जो पदार्थ सवाल में दिया गया है और जिसके बारे में पूछा गया है उन दोनों के बीच मोल्स का पुल बनाना। हाँ। ये तय करना कि एक्सचेंज रेट क्या है।
एकदम से। और तीसरा, अंतिम नियम है, अपनी उसी विनिमय दर या एक नियम का उपयोग करके ये पता लगाना कि वास्तव में कितने ग्राम या कितने लीटर का उत्पादन हुआ है। अगर आप इन 3 कदमों का पालन करते हैं तो कोई भी रासायनिक गणना आपको डरा नहीं सकती। ये सिर्फ प्रयोगशाला की परीक्षा पास करने का तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस डीप डाइव ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तार्किक सोच का ये कितना उत्कृष्ट उदाहरण है ना? ब्रह्मांड का जो सबसे बुनियादी नियम है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, हाँ। वो यही तो कहता है कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता। हाँ। स्टोकियोमेट्री वास्तव में इस बात का आश्वासन है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद एक परमाणु का हिसाब रखा जा रहा है। प्रकृति का अपना जो अकाउंटिंग सिस्टम है ना, वो कभी फेल नहीं होता। हर एक कार्बन का परमाणु जो एक पेड़ से गिरता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, शायद मिट्टी में, शायद हवा में दर्ज हो ही जाता है। और यही बात एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डरावना सवाल भी खड़ा करती है। कैसा सवाल? अगर स्टोकियोमेट्री हमें ये सिखाती है कि प्रकृति में हर चीज एक बंद प्रणाली यानी क्लोज्ड सिस्टम में पूरी तरह संतुलित होती है, तो आज मानवीय गतिविधियों के कारण वातावरण में जो करोड़ों टन अतिरिक्त गैसें छोड़ी जा रही हैं, उनका क्या? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या मानवीय कारखाने इस परफेक्ट केमिकल इकोनॉमी के सदियों पुराने संतुलन को हमेशा के लिए बिगाड़ रहे हैं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक विचार है। या फिर क्या पृथ्वी का अपना कोई बहुत बड़ा विशाल रासायनिक समीकरण है, कोई ऐसा अज्ञात बफर सिस्टम है जो अंततः खुद को संतुलित कर लेगा? प्रकृति तो अपना बही खाता बराबर कर ही लेगी, बस शायद उस नए संतुलन वाले समीकरण में मानवता के लिए कोई जगह ना बचे। हाँ, ये तो है। ये बात रसायन विज्ञान के इन छोटी छोटी गणनाओं को एक बहुत ही बड़े वैश्विक नजरिए से जोड़ देती है। प्रकृति हमेशा संतुलन खोज लेती है, सवाल सिर्फ ये है कि वो नया संतुलन कैसा दिखेगा। बिल्कुल। तो अगली बार जब कोई साधारण सा रासायनिक सूत्र आपके सामने आए, चाहे वो पानी की बोतल पर लिखा हो या किसी दवा के पर्चे पर, तो उसे सिर्फ अक्षरों और संख्याओं का समूह मत समझिएगा। बिल्कुल नहीं। वो उस पदार्थ का ब्लूप्रिंट है और ब्रह्मांड के अचूक बही खाते को समझने की चाबी है। इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। गहराई में उतरते रहिए और प्रकृति के संतुलन को समझते रहिए।